अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोबान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के 7वीं एडिशन के रंगारंग, दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है, जहां इस मरतबा शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त भी दी गई है और शायकीन क्रिकेट अपने सामने नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्स को परफॉर्म करता हुआ भी देख रहे हैं। नाजरीन, यकीनी तौर पर यह लीग इस वक्त पाकिस्तान का ब्रांड है और कई लिहाज से मुल्क को सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मायानाज फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद साहब, जिनसे न सिर्फ उनके करियर के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के सनसनीखेज मैचेस पर उनका तजजिया भी जानेंगे। शब्बीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, क्या हाल है? ठीक है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने खसूसी वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। अच्छा, पीएसएल पर आने से पहले मैं मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपसे आपके करियर के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूं। सर, पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह हम सबको मालूम है, आप पाकिस्तान के एक नहायत ही मंझे हुए फास्ट बॉलर थे, मगर पाकिस्तान के जो साबिक सुपरस्टार्स हैं वो आपको वेस्टेड टैलेंट कहते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि आपका जो करियर ज़्यादा लंबा ना चल सका और जितना आपको 1999 से 2007 तक खेलने का मौका मिला, यकीनी तौर पर बाकी प्लेयर्स, टैलेंटेड प्लेयर्स के मुकाबले में आपको कम मौका मिला। तो सर, क्या समझते हैं कि इतना जल्द और मुख्तसर करियर की असल वजह क्या थी? देखिए, एक तो जब मेरा डेब्यू हुआ उस वक्त वसीम अकरम, वकार जी, मतलब शोएब अख्तर थे टॉप रैंकिंग में, और उसमें टीम के साथ ट्रेवल करना भी एक आजाद होता है क्योंकि वो सीनियर प्लेयर थे और परफॉर्मर भी थे, तो इसलिए कम ही चांस मिलते हैं जब इतने सारे बड़े प्लेयर साथ हो। तो इसका तो मुझे कभी गिला नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हुई उस पर जरा थोड़ा सा मुझे याद भी होता कि मेरा जी। शब्बीर साहब, अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा 2003 के बाद और 2005 में जिस वक्त इंग्लैंड टूर हुआ और वहाँ पर आपकी बड़ी अच्छी फॉर्म भी चल रही थी और आपने ऊपर से बड़ी अच्छी विकेट्स भी ली, और वो मार्कस ट्रेस्कोथी को जो आपने इन स्विंग पर शानदार तरीके से बोल्ड किया था, वो मंजर भी सब क्रिकेट के शायकीन को याद है। मगर हमने देखा कि फिर आपके बॉलिंग एक्शन को बहाना बनाते हुए आपको टीम से अलग किया गया। सर, क्या समझते हैं इसकी जो असल वजह थी वो इनसाइड थी या आउटसाइड द वर्ल्ड कोई इस किस्म की साजिश चल रही थी उस वक्त? देखिए, इंटरनेशनल लॉबी तो खासतौर पे एक्टिव होती है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही, चाहे वो सियासत हो या स्पोर्ट्स हो। उसमें प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड का भी कह सकते हैं कि वो कोई इतना डिफेंड नहीं करते अपने प्लेयर्स को। किसी भी फॉरम पे प्लेयर्स समझ लें यहाँ पे वो यतीम की तरह होते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी प्लेयर्स का भी आप उठा के दे लें कैरियर, और उसका कंपैरिजन आप कर लें इंडिया से या दूसरे ममालिक के प्लेयर से, तो आपको बाद में नजर आ जाएगा हमारे यहाँ पे कोई डिफेंड करने वाला बंदा ही नहीं होता जी। अच्छा, इस वक्त अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्रिकेट के हवाले से आप एक्टिव हैं, कोई कोचिंग वगैरह या कोई इस टाइप की एकेडमी वगैरह रन कर रहे हैं, या फिलहाल अभी आप क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं? मेरी क्रिकेट का वो तो खून में आप शामिल हो चुकी है, तो उसका जो अभी तो एकेडमी मेरी है लाहौर में, शबीर क्रिकेट एकेडमी के नाम से, तो खानेवाल में क्लब है, उसको भी रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे खानेवाल में बाकी क्रिकेट को भी देख रहे हैं। अभी विंटर के लिए जो पीसीबी की थी उसमें भी बच्चों के लिए काफी काम किया, ग्राउंड की मैनेजमेंट की है काफी ज्यादा, ताकि हमें हमारे जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनको कोई जगह मिलने खेलने के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया जी। अच्छा, आप जिस तरीके से एक सुपरस्टार रहे हैं मादी में और एकेडमी रन कर रहे हैं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने आपसे किसी सतह पर कभी रब्ता किया हो और एकेडमी के हवाले से मुआवनत या आगे फ्यूचर के अंदर कुछ उन्होंने कोई प्लान में शामिल करने की बात की हो आपसे? अभी तक तो किसी ने कोई बात नहीं की है, और बल्कि अभी मैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग खेल के आया हूँ, और उसमें मेरी टीम भी चैंपियन हुई है, जो कि लाइव आया, टीवी पे भी लाइव आया, वो जुवेद भाई ने बुलाया था खास तौर पे। तो ये फायदा उठाना चाहिए पीसीबी को, लेकिन वो उठा नहीं जा रही, तो हम उसमें कोई वो तो नहीं कर सकते, या तो हम कोई मिन्नत तो नहीं करेंगे इनकी जी। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से कोचिंग की ऑफर आई हो या पीएसएल की किसी टीम की जानिब से किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो? नहीं, कभी तक कोई भी नहीं आई, किसी साइड से भी नहीं आई कोई अप्रोच। हाँ, बल्कि ये मुझे आज भी थोड़ा सा मैं अपने को
वो अफसोस का मुकाम समझता हूँ। जब मुझे 2005 में जब मैं गया ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे वहाँ पे ऑफर हुई थी कि वहीं पे खेलो और आइंदा फ्यूचर में कोचिंग भी करो। तो वो मैं मिस करता हूँ काफी ज्यादा, कि मैं अपना काफी सारा वक्त जाया कर गया यहाँ पे। अच्छा शबीर भाई, आप ग्लुस्टरशायर की तरफ से भी शायद एक सीज़न खेले हैं, तो दोबारा कोई इस किस्म का आपका हो कि अगर यहाँ मौका नहीं मिला तो आप बाहर जाकर अपना लक आजमाते, कभी इस किस्म का ख्याल नहीं आया आपको? मैं ग्लुस्टरशायर से एक ही सीजन खेला, उसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ से जब एशिया कप खेलने श्रीलंका गया, तो वहाँ पे मुझे इंजरी हो गई थी, मेरा नी का मसला हो गया था। और वो भी एक मजेदार बात है कि जब मैं अनफिट हुआ तो बोर्ड ने कोई पहले तो इतना नहीं किया, लेकिन जब इंतजाम ने थोड़ा सा स्टैंड लिया तो फिर मुझे उसके ऑपरेशन के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ। तो फिर पहले तो मुझे ग्लुस्टरशायर ने भी ऑफर की थी कि हम करवा देते हैं आपका, लेकिन मेरे लिए वो अपने मुल्क की इंसल्ट थी अगर मैं ग्लुस्टरशायर से करवाता, क्योंकि मैं पाकिस्तान से गया तो अनफिट हुआ था। तो लेकिन वो जब इंजरी कवर हुई है तो उसके बाद फिर कम ही खेल सका। अच्छा शबीर भाई, आपके करियर से लास्ट सवाल पूछते हैं और उसके बाद पीएसएल की तरफ मूव ऑन होते हैं। आप इंजमामुल हक की कैप्टनसी में खेलते रहे, उनको बतौर कप्तान किस तरह पाया, और क्या आप ये समझते हैं कि आपके करियर के जो तवालत ना हो सकी उसके अंदर किसी न किसी हद तक उनका भी किरदार रहा है, या आप समझते हैं कि वो आपके साथ इस मामले में फेयर थे? इंजमाम ने हमेशा सपोर्ट की है, उससे पहले राशिद लतीफ़ ने बड़ी सपोर्ट की है जब वो कप्तान थे, तो उन्होंने तो हर मौके पे सपोर्ट किया। लेकिन मसला ज्यादा होता था पीसीबी के जो ऑफिशियल होते थे, खासतौर पे कोई जिनका क्रिकेट से कोई तलक नहीं होता था, वो कोई चेयरमैन बन गया तो उसने आगे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को भी और मुल्क की क्रिकेट को भी। क्योंकि वो अपने लड़कों के लिए कभी नहीं होते थे, वो सिर्फ अपने वो सीट के लिए आते थे। वो एक जो उनके लिए समझ लगे प्रोटोकॉल जो था, वो उनके खुमार जो हो जाता था उसका, वो उसी नशे में अपने प्लेयर को बोल जाते थे। फिर वो समझते थे ये मुलाजिम है प्लेयर, तो इनके जैसे भी कर लो वो मुलाजिम की तरह बिहेव किया जाता था। अच्छा, कहा जाता है कि उस जमाने के अंदर जिन खिलाड़ियों का पीसीबी में दौरे लगे रहते थे, आना जाना रहता था और ताल्लुकात ऊपर के लेवल तक थे और मीडिया से जिनके ताल्लुकात थे, उन्हीं को टीम में ज़्यादा मौका मिलता था। जो टैलेंटेड और डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी थे, उनको इन वजूहात के ना होने की वजह से टीम में शामिल नहीं करते थे। क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल तब थी? देखिए, ये मीडिया जो कुछ बड़े शहरों का मीडिया, उसका फायदा होता है प्लेयर्स को बनिस्बत छोटे शहरों के प्लेयर्स को। छोटे शहर के जो प्लेयर होते हैं ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो इतनी स्ट्रगल बड़े शहरों वाले प्लेयर्स को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फौरन नजर में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ पे, लेकिन अब मीडिया बड़ा है, मीडिया ज्यादा चैनल आए हैं, तो कुछ लड़कों को इसलिए फायदा भी हो रहा है, साइड के लड़कों को, कि वो ज्यादा जल्दी पाकिस्तान क्या मिल रही है उनको। तो हार्ड वर्क तो ज्यादा लड़के साइडों वाले करते हैं, और दूसरे समझे तल्लकात भी थोड़े से चलते हैं वहाँ पे जो बड़े शहर वाले होते हैं। अच्छा, पीएसएल को बतौर ब्रांड आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल के आने के बाद आगे जाने में मदद मिली है, या आपका भी यही नज़रिया है कि T20 क्रिकेट, जिस तरह मादी के हमारे साबिक सुपरस्टार अक्सर ये बात दोहराते हैं कि नुकसान पहुंचा है, आप क्या समझते हैं, पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाया है या नुकसान? नहीं, फायदा तो पहुंचाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, फायदा बिल्कुल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को। जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स होते थे उनको अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका विजन जो है बढ़ गया। अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएसएल खेल के गए होते हैं, उनके ऊपर वो सारे प्रेशर पहले ही बिल्ड हो चुके होते हैं, उनको हैंडल करना आ चुका होता है। वरना आप डायरेक्ट जब टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल खेलते थे तो आपके ऊपर ये विजन नहीं था। इसका फायदा तो हुआ, लेकिन साथ हमें एक चीज और भी ऐड करनी चाहिए, हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो भी बेहतर हो जी। अच्छा, जिस तरह हम लीग क्रिकेट में देखते हैं कि इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग है या बिग बैश है, या साउथ अफ्रीका में होती है, या इंग्लैंड का सीज़न है, बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी जो कि दुनियाई क्रिकेट के ऊपर ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो लीग में जब शिरकत करते हैं तो तब ही लीग हकीकी मानों में ब्रांड भी बनती है और उसका फ़ायदा भी वहाँ के मकामी खिलाड़ियों को होता है। हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान सुपर लीग के जो एडिशन पाकिस्तान में आना शुरू हुए, उसके बाद से बड़े बड़े स्टार जो हैं, जो दुबई में या यूएई की कंडीशन में खेलते रहे, वो पाकिस्तान नहीं आए।
हम अगर T20 सर्किट की बात करते हैं तो ग्रीन मैक्सवेल हैं, डेविड वार्नर हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, मिचेल स्टार्क हैं, AB डिविलियर, ब्रेंडन मैककॉलम, आयन मॉर्गन, ये वो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो कि हर लीग के अंदर रौनक अफरोज होते हैं। तो इनके बगैर आप क्या समझते हैं कि हमारा जो सुपर लीग है इसको बतौर ब्रांड कितना नुकसान पहुंचेगा अगर ये खिलाड़ी आगे भी शरीक नहीं होते इसमें? असल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, चाहे आप मुल्क से, वो बड़ी हार्ड क्रिकेट होती है। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये चाहते हैं कि हमें ना हल्की सी लीगें मिले जिसमें हम पैसे भी कमा लें, नाम भी बना रहे, कोई मुश्किल क्रिकेट भी ना हो। अब PSL जो है, यहाँ की जो फास्ट बॉल है ना, हर टीम में आप देखें, ऐसा इंडिया की एक टीम है जो IPL खेल रहे हैं, एक टीम में ऐसी फास्ट बॉलिंग नहीं है। ये आप भी लिख लें और देख लें बेशक। तो इसलिए वो डरते हैं यहाँ पे खेलते हुए, क्योंकि एक तो नाम उनका खराब होगा। यहाँ पे ऐसे फास्ट बॉलर है, वो सर में मारेंगे, इनको आउट करेंगे, इनको रन भी करेंगे। जैसे मैं आप गेल को देख लो, उसे कोई प्रभाव नहीं थी पिछले 4-5 साल जो खेला है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी। तो ये इसलिए डरते भी है ये कि यहाँ पे आए तो एक्सपोज हो जाएंगे। एक तो पहले मुश्किल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, ऊपर से फिर मुश्किल खेल रहे, तो हमारा कैरियर दाव पे लग जाएगा। इसलिए ये प्लेयर्स अपने आप को बचाते हैं कि हम सिर्फ मुश्किल क्रिकेट जो खेले अपने मुल्क से खेल ले, बाकी जो लीगें है वो हल्की लीगें ढूंढे जहाँ पे हम रन भी करें, हमारी शो शाह भी हो जाए। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं PSL खेलने से जी। अच्छा, आपने जो टीम की जो सिलेक्शन का मामला है, PSL के अंदर जो ड्राफ्ट का एक सेटअप लाया गया और ड्राफ्टिंग के जरिए खिलाड़ियों को पिक एंड चूज़ किया जाता है, इस हवाले से आपने माजी में भी देखा होगा यकीनी तौर पर, और इस मरतबा भी देखा होगा कि काफ़ी सारे खिलाड़ी, टैलेंटेड प्लेयर जो कि सिर्फ उम्र रसीदा होने की वजह से PSL के अंदर शामिल नहीं हो पाते, और उनके मुकाबले में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ के गोरे सिर्फ अंडर 19 हैं या वहाँ की लीग वगैरह खेलते हैं, अभी इंटरनेशनल में भी कोई उनका एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ इस वजह से उनको ले आते हैं कि वो गोरे हैं। और हमारे मुल्क में जाहिर सी बात है कि एक कंसेप्ट है कि गोरा खिलाड़ी जब मैदान में खेलेगा तो शायद जो शायकीन हैं वो अट्रैक्ट हों। इस चीज़ का आप कितना नुकसान देख रहे हैं कि जो हमारे अपने लोकल खिलाड़ी हैं, जो लोकल सुपरस्टार हैं, मैं अगर नाम लूँ तो शाहजेब हसन हैं, खालिद लतीफ़ हैं, इस तरह बेशुमार बड़े बड़े नाम हैं। इस तरह कामरान अकमल ने इस मरतबा जो है वो अपनी कैटेगरी चेंज होने पर काफ़ी एतराज़ किया, और बाद में ये खबरें आई थी कि उनका मसला हल हो गया, मगर वो पेशावर की जानिब से खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या समझते हैं कि जो PCB ड्राफ्टिंग करता है, इसके अंदर सीनियर खिलाड़ियों को, साबिक सुपरस्टार को जो इग्नोर किया जाता है, क्या ये PSL के ब्रांड पर धब्बा नहीं है? देखिए, यहाँ पे PCB का यही मैं कह रहा हूँ, पहले ही मैंने कहा, मैनेजमेंट को थोड़ा सा इसमें डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे जो बेसिक इन्होंने उसकी रखी होती है कीमत कैटेगरी की, उनको बढ़ाया जाए ताकि अट्रैक्शन बढ़े, तो फिर भी कई प्लेयर आएंगे, उस वजह से भी आएंगे। एक चीज, दूसरा ये है कि अब PSL के साथ ही बांग्लादेश लीग भी शुरू होगी। अभी वो खत्म नहीं हुई थी बिग बैश, तो PSL शुरू होगी, तो इसलिए प्लेयर काफी ज्यादा रेस्ट भी करना चाहते हैं। देखिए, सारा दिन ग्राउंड में होते हैं तो 365 दिन तो नहीं उसने ग्राउंड में रहना होता, उसे रेस्ट भी चाहिए, बॉडी की रिकवरी करने के लिए भी चाहिए। तो ये ऐसा शेड्यूल बनाए कि जिसमें प्लेयर को मौका मिले, बाहर वालों को, फिर वो बड़े नाम भी आ जाएंगे, कई नाम जो आना चाहते हैं, जिसकी सीनियर जो नहीं आ सके, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जी। चलें, आखिरी सवाल और उसके बाद फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग के हवाले से आप बताइएगा। वैसे तो आप फास्ट बॉलर हैं, लेकिन मैं PSL के हवाले से जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, चूँकि पाकिस्तान की कंडीशन या एशिया की कंडीशन स्पिन बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये 7वां एडिशन आगे की जानिब बढ़ेगा तो पिचेस मुमकिन तौर पर और स्लो होंगी और स्पिन बॉलर्स को पिच से हेल्प मिलना ज़्यादा शुरू होगा, तो क्या जिनके पास अच्छे स्पिनर बॉलर हैं उनके आगे जाने का चांस आपको नज़र आ रहा है? देखिए, असल क्रिकेट आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है अक्टूबर में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जी। तो वहाँ पे ग्राउंड, वो जो बाउंड्री लाइन है वो बड़ी होती है, हमने यहाँ पे छोटी बाउंड्री लाइन रखी है। आप थोड़ा बाउंड्री बड़ी कर दें एक, ताकि इसमें आगे बॉलर को भी पता चले, बैट्समैन को भी पता चले। और अभी तो जो मैचेस हो रहे हैं इतना लेट शुरू कर रहे हैं कि उसमें जो सेकंड टाइम खेलती है टीम, उसको तकरीबन 70% उसके जीत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ओस की वजह से बॉल गिला हो जाता है जी। हाँ जी, तो उसकी वजह से वो बॉल ग्रिप नहीं कर रहा होता, ना स्विंग हो रहा था, ना सीम हो रहा था, तो इसलिए टीमों को बराबर चांस नहीं मिल रहा। तो इसलिए आगे जो मैचेस ऐसा ऐसा होते जाएंगे, उसका ड्यू फैक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज होगा, तो फिर फास्ट बॉलर को भी फायदा होगा। खास तौर पे फास्ट बॉलर की खास तौर पर बात करूँ, हमारे जितने फास्ट बॉलर हैं वो 3 विकेटों में बॉल नहीं अभी तक कर रहे, वो बाहर करते हैं, बचने की कोशिश, डरते हैं। जो डरेगा वो मर जाएगा, ये देख लें, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर।
बहादुर नहीं है, बहादुर होना पड़ेगा। 3 विकेटों में करेंगे तो फ्री विकेट भी मिलेगी और टीम भी फ्री मैच जीतेगी। सही। अच्छा, जब से आप टीम से, जिस वक्त आप क्रिकेट में मौजूद थे पाकिस्तान के बेंच के साथ, आप पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल करते थे, उस वक्त शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, उमर गुल, आप ख़ुद शबीर अहमद और बड़े बड़े जो सुपरस्टार थे वो उस वक्त फास्ट बॉलर के तौर पर टीम में मौजूद हुआ करते थे। क्या समझते हैं कि अब पिछले 5-10 सालों में पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग का मयार है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि वो इम्प्रूव हुआ है या गिरा है? देखिए, हमने अभी तक 150 प्लस वाला बॉलर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया शोएब अख्तर के बाद। अभी हमें जरूरत है, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी 150 प्लस करते थे, हम वो 135 140 मैक्सिमम यहाँ तक जा रहे हैं। जब तक आप इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे किसी बॉलर को, हमारा वो इतना दबदबा नहीं रहेगा फास्ट बॉलर का, जो हमारा खासा है। तो हमें फास्ट बॉलर पे काम करना पड़ेगा। ये ट्रेनरों का काम नहीं है, ये आपको फास्ट बॉलर के साथ फास्ट बॉलर लाना पड़ेगा तो उसकी कैसे स्पीड इंक्रीज होगी, इसमें हम काम ही नहीं कर रहे। हमारे अभी 1.5 साल हो गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस में कोई फास्ट बॉलिंग कोच ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये नहली है हमारे पीसीबी की, इसमें हमें इसमें सोचना चाहिए। अच्छा, आखिर में नौजवान खिलाड़ियों को कोई मशवरा देना चाहें, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर खिलाड़ी जब करियर में उनको मुश्किलात का सामना रहता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं और बिल्कुल मंदिर से हट जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर कोई आप मशवरा देना चाहें। देखिए, ग्राउंड जो सबसे बड़ी चीज है, ग्राउंड की मेहनत जो है ना वो बहुत जरूरी है। हमारे प्लेयर आके ग्राउंड में कम ही नजर आते हैं, बातों में ज्यादा नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर आते हैं। तो अगर ज्यादा ग्राउंड में टाइम देंगे तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम पजीर हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला। कोई मसला जनाब, हाजिर। तो जी नाजरीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने पाकिस्तान के साबिक सुपरस्टार शबीर अहमद साहब से ना सिर्फ उनके करियर के हवाले से गुफ्तगू की, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और जो टीम के अंदर ग्रुपिंग वगैरह और इस टाइप के जो इनसाइड जो मसाइल या इश्यूज चल रहे होते हैं उन पर भी उनसे गुफ्तगू की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उनसे हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिल वक्त प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फिर वही करोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का और मिलकर हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।